हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग टेक्सटाइल के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके टीजीटी, पीजीटी के लिए और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्रों की आवश्यकता का कारण नहीं है फैशन, सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्यक्षमता में वृद्धि और शरीर को आवरण प्रदान करना। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है, आंसर फर्स्ट का है हमारा कार्यक्षमता में वृद्धि। फिर फैशन, हाँ फैशन के लिए हम वस्त्र को पहनते हैं, सही है। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी हम वस्त्र को पहनते हैं। शरीर को आवरण प्रदान करना, हाँ इसके लिए भी हम वस्त्र पहनते हैं और फैशन के लिए तो पहनते ही हैं। तो इसका सही आंसर हमारा सी हो गया। सी इसका हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है, एक अच्छे रेशे का गुण नहीं है। एक अच्छे रेशे का गुण कौन सा हो सकता है? तो इसमें फर्स्ट है उपयोगिता, सेकंड है कार्यक्षमता, तीसरा है प्रयोजन, चौथा है टिकाऊपन। तो इसमें जो है ये हमारा, इसमें जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का वो मैं पहले आपको बताती हूँ। इसमें उपयोगिता, ठीक है। तो कार्यक्षमता, हाँ कपड़े की कार्यक्षमता होनी चाहिए। फिर उसके बाद टिकाऊपन, कपड़ा मजबूत होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। प्रयोजन, जिस कार्य के लिए बनाया गया उस कार्य को पूरा करने वाला होना चाहिए। उसके ये हमारा क्वेश्चन था। और तीसरा है हमारा इस प्रश्न का उत्तर, तीसरे का, अंतरिक्ष यात्रियों के व वायुयान चालकों के लिए विशिष्ट प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं? जल अभेद तथा अज्वलनशील, बी है खादी के, सी है खादी वर्दी के, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका बहुत क्लियर है, आंसर नोट यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है जल अभेद तथा अज्वलनशील। जल अभेद क्या है और अज्वलनशील क्या है? मतलब कि पानी से खराब ना होने वाले, जिसके अंदर पानी ना जाए, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर प्रूफ। और ये क्या है? फायर प्रूफ कपड़े, ठीक है। वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ कपड़े, इनका प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए या वायुयान चालकों के लिए विशिष्ट प्रकार से किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पॉलीमर फाइबर है। पॉलीमर फाइबर क्या है? रेयॉन है, रेशम है, नायलॉन है या जूट है? तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीमर फाइबर का रेयॉन, नायलॉन। ये करेक्ट आंसर क्या है हमारा? नायलॉन। नायलॉन हमारा क्या है? ये एक पॉलीमर फाइबर है और ये हेक्सामेथिलीन और डायमीन व एडिपिक एसिड नामक रसायन से बनता है। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है कि हेक्सामेथिलीन, डायमीन तथा और किससे? एडिपिक एसिड से, एडिपिक एसिड से मिलकर के बनता है। फिर ये हम बात कर रहे थे नायलॉन की, और नायलॉन क्या है? पॉलीमर फाइबर है। और ये किसके पॉलीमर के बारे में बता रहे हैं कि इससे पॉलीमर का निर्माण होता है। हेक्सामेथिलीन, डायमीन तथा एडिपिक एसिड से इस आपके पॉलीमर फाइबर का निर्माण होता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि यह अत्यधिक सूक्ष्म, चिकना, गोल और अर्धपारदर्शी होता है। फिर आपका सेकंड ऑप्शन पे हम आते हैं। अब करेक्ट आंसर आपको सी यहाँ पता चल गया, इसका करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। फिर रेयॉन, रेयॉन तो हमारा जो है ये हमारा मानव निर्मित रेशा है, जिसमें कि आपका कौन सा? सबसे पहले नाइट्रोसेल्युलोज, दूसरा विस्कस रेयॉन और तीसरा क्यूप्रामोनियम। रेशम की बात करते हैं हम, तो जो ये रेशम है हमारा, रेशम क्या है? रेशम हमारा आपका किससे पाया जाएगा? सिल्क वॉर्म से पाया जाता है, हाँ सिल्क वॉर्म से पाया जाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये हमारे प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक में हमारे कौन से फाइबर? ये हमारे एनिमल फाइबर या जंतु जगत से हैं, ठीक है, ये जानताओं से, ठीक,
ये हमारे जानताओं से प्राप्त होते हैं, और जूट भी हमारा प्राकृतिक के ही अंतर्गत आता है। और जो ये जूट है, जूट किससे प्राप्त होता है? जूट भी हमारा वनस्पति से प्राप्त होता है। तो ये हमारे वनस्पति से पाए जाने वाले रेशे हैं, वनस्पति जगत से। ठीक है, जूट क्या है? ये जूट कहाँ से प्राप्त होती है? जूट के पौधे से जूट की प्राप्ति होती है, और यह बहुत ही सस्ता तंतु है। और इसका जूट का जो पेड़ होता है ना, उसका सिर्फ एक ही तना होता है, जिसकी लंबाई कितने 5 से 12 फीट तक की होती है। ओके, 5 से 12 फीट तक की हो सकती है। तो ये आपके सारे ऑप्शन जितने थे, आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा तंतु रासायनिक तंतु पॉलिएस्टर से बनता है? रासायनिक तंतु पॉलिएस्टर से बनता है। ठीक, कपास, हेम्प, ऑर्लॉन, डेक्रॉन। तो पॉलिएस्टर से किस तंतु का निर्माण होता है? करेक्ट आंसर है आंसर डी, डेक्रॉन। है, डेक्रॉन किससे बनेगा? हमारे पॉलिएस्टर तंतु से। और पॉलिएस्टर का निर्माण किससे होता है? पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम से पॉलिएस्टर का निर्माण होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या था? हमारा डी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। कपास के बारे में आप जानते ही हैं, क्या बीज से पाया जाने वाला तंतु है कपास, वनस्पतिक रेशे में। हेम्प आपका किससे पाया जाएगा? तने से पाया जाता है आपका हेम्प। हेम्प किससे? तने से, इसका पेड़ होता है, उसके तने से प्राप्त होता है। डेक्रॉन आपका कृत्रिम तंतु के या रासायनिक तंतु के अंतर्गत आता है। ऑर्लॉन जो है, ऑर्लॉन भी आपका कृत्रिम तंतु के ही अंतर्गत आता है। जो ऑर्लॉन का रेशा है, वह रेशा किससे प्राप्त होता है? ऑर्लॉन हमारे जैसे ये भी एक प्रकार का एक्रिलिक तंतु है। इसे भी अपनी इच्छा अनुसार लंबाई एवं मोटाई दी जाती है। जितने भी कृत्रिम तंतु, रासायनिक तंतु है, सिर्फ आपको इसका बस याद करना है, ये होता प्राप्त कहाँ से है। जैसे डेक्रॉन की बात हमने पॉलिएस्टर से की, ऑर्लॉन की बात अगर हम करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? एक्रिलिक से ऑर्लॉन की बात करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है। बस एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन है, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का सही क्रम है। अंडा से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? आपको ये बताना है। ए है अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा। बी है अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। सी ऑप्शन है प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा। डी ऑप्शन है प्यूपा, अंडा, लार्वा, कीड़ा। तो अगर इस तरह से हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आपका क्या है? बी। बी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी, डी पे लग गया, बी। इसमें बी क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। फिर आपका नेक्स्ट है, अब इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको ये सिल्क वॉर्म की है लाइफ साइकिल ना। सबसे पहले अंडे का निर्माण, फिर उसके बाद लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कीड़ा। अगर इंग्लिश में है तो कुछ नहीं, सिंपल सा एग लिखा होगा। ठीक है, अंडा पहले होगा, फिर उससे किसका? लार्वा का निर्माण होगा। ठीक, लार्वा से किसका? प्यूपा का निर्माण होता है। प्यूपा में क्या होता है? वो पूरा कीड़ा जो होता है, जो उसको क्या होता है? रेशम के धागों से लपेट लिया जाता है। इसी स्थिति में इसको गर्म पानी में डाल करके यहाँ से सिल्क थ्रेड की प्राप्ति करते हैं। और वो कीड़ा अक्सर पानी में ही मर जाता है। अगर वो कीड़ा अगर अपना वो छोड़ करके अपना जो आवरण है अगर छोड़ देता है तो कैटर, इंग्लिश में लास्ट में जो रहता है स्टेज, अक्सर वहाँ पे लिखा रहेगा कैटरपिलर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कैटरपिलर क्या है। कैटरपिलर वही जो पूरा कीड़ा है, यही क्या हमारा कैटरपिलर है। तो याद रखना है आपको, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। ये हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम तंतु निर्मित किए जाते हैं।
कृत्रिम तंतु किससे? रासायनिक विधियों से, यांत्रिक विधियों से, रासायनिक तथा यांत्रिक विधियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपका कृत्रिम तंतु है रासायनिक विधि से तो किए ही जाते हैं, यांत्रिक विधियों, हाँ यांत्रिक विधियों का उसमें प्रयोग होता है। तो सी ऑप्शन क्या है? ये नहीं कि रासायनिक विधियों से लिखा हुआ है तो तुरंत टिक कर दिया। अगला भी आप देखेंगे ऑप्शन। इस चीज़ को आपको एग्जाम में बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और सी में है रासायनिक तथा यांत्रिक विधियों से। तो ये जो है रासायनिक तथा यांत्रिक विधियों से, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है, रासायनिक तथा यांत्रिक विधियों से। तो क्योंकि रसायन का प्रयोग हो रहा है, जैसे मान लीजिए सिंपल सा आप मान लें स्पिनरेट। स्पिनरेट क्या है? एक यंत्र ही तो है। एक स्पिनरेट क्या है? एक छिद्रदार यंत्र है ना। उसी से क्या करते हैं, उसी से हम धागे को, जब विस्कस घोल है उसको उसमें डालते हैं और यहाँ पे जो है महीन महीन से ऐसे छिद्र बने होते हैं और यहीं से क्या निकलते हैं, आपके धागे, यहीं से थ्रेड निकलते हैं। जो छोटे छोटे से छिद्र हैं यहाँ पे ये बने हुए हैं, यही उससे निकलेंगे और यही स्पिनरेट है। ये भी एक तरह का, यहाँ पर भी एक तरह का क्या है, ये एक बर्तन है, ये भी तो एक यंत्र है जिससे कि वो निकलेगा। तो आप याद रखिए। और डाला क्या हमने इसमें? रसायन डाला। तो आप इसको याद रखेंगे कि यंत्र का भी प्रयोग हो रहा है, रसायन का भी प्रयोग हो रहा है। सो इज द करेक्ट आंसर इज रासायनिक तथा यांत्रिक विधियों से। ओके। और आपका अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्रम सही है? इसमें आपको क्रम में लगाना है कि कौन सा क्रम सही है। तो आपका है नाइट्रोसेल्युलोज रेयान, LH देश पिसज, और बी पे है विस्कोस रेयान, वेबर, क्रॉस व मीडल। सी है क्यूप्रामोनियम रेयान, प्रोफेसर जॉर्ज एडवर्ड्स, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको सही क्रम बताना है। इसमें 2 गलत हैं और 1 सही है। तो आप देखेंगे कि विस्कस रेयान, विस्कस रेयान आपका करेक्ट आंसर है। नाइट्रोसेल्युलोज रेयान के ये हैं, कौन है आपके? प्रोफेसर जॉर्ज एडवर्ड्स हैं। और क्यूप्रामोनियम रेयान के ये हैं LH देश पिसज, और विस्कस रेयान के वेबर, क्रॉस एवं मीडल। ठीक है। इसका निर्माण जो पहला वाला कौन सा है, नाइट्रोसेल्युलोज रेयान, इसका निर्माण जो किया गया है ये आपका किया गया है सन 1884 में। फिर उसके बाद ये है विस्कस रेयान का आपका किया गया है 1892 में। इसको मैं कहाँ लिखूँ, ये तो करेक्ट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1892। और क्यूप्रामोनियम रेयान का इसका 1897। ओके। तो आप देख रहे हैं, इसको मैंने इस तरह से मिला दिया। आप नाइट्रोसेल्युलोज ये है, इसका थर्ड प्रोफेसर जॉर्ज एडवर्ड्स, विस्कस रेयान के वेबर, क्रॉस एवं मीडल है, और क्यूप्रामोनियम रेयान के LH देश पिसज है। ठीक। थोड़ा सा हिंदी नाम इंग्लिश नाम में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन अगर आपको मेन चीज़ याद है तो आप उसको भूलेंगे नहीं। टेरिलीन का सर्वप्रथम निर्माण कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया? ठीक है। टेरिलीन का सर्वप्रथम जो निर्माण है वो इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने किया। किसने किया? इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने किया। इसका सिंपल यही आंसर है कि वहाँ का निर्माण इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने किया। पहले तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने इनका निर्माण किया, फिर बाद में इसी कंपनी को और उसका नाम टेरिलीन दिया। फिर बाद में अमेरिका की एक कंपनी ने इसको ले लिया। ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूपॉन्ट डी नीमर्स एंड कंपनी के धागे का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ड्यूपॉन्ट डी नीमर्स एंड कंपनी के धागे का निर्माण अमेरिका में किया गया था। अभी मैं बता रही थी आपको कि ड्यूपॉन्ट डी नीमर्स एंड कंपनी जो है ये एक अमेरिकी कंपनी, और इससे पहले इंग्लैंड में उसका नाम टेरिलीन था, और ड्यूपॉन्ट डी नीमर्स एंड कंपनी जो कि अमेरिका की एक कंपनी थी। इसका आंसर मैं बता दूं आपको पहले कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अमेरिका। ठीक। इसका आंसर है आपका अमेरिका। वही ये कंपनी है जिसने टेरिलीन नाम दिया था, और बाद में इसी कंपनी ने उस धागे को डेक्रॉन के नाम से बुलाया। कौन सा धागा? डेक्रॉन। ओके। इसके बाद में इसका नाम डेक्रॉन हुआ और पहले इसका नाम टेरिलीन था। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। किस मानव निर्मित रेशे में रुई के लिंटर तथा लकड़ी की लुगदी का प्रयोग होता है?
पहला ऑप्शन है नाइट्रोसेल्यूलोज, दूसरा क्यूप्रामोनियम, तीसरा विस्कस और इनमें से किसी में नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है क्यूप्रामोनियम। नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज में किसका प्रयोग होता है? आपका जो ये नाइट्रोसेल्यूलोज है इसमें रुई का प्रयोग होता है, रुई के लिंटर का प्रयोग होता है। और सेकंड है आपका विस्कस रेयान। अब विस्कस रेयान में किसका प्रयोग होगा? विस्कस रेयान में बांस या लकड़ी की लुगदी का प्रयोग होता है, इसमें बांस या लकड़ी की लुगदी का प्रयोग होगा। और क्यूप्रामोनियम में रुई के लिंटर प्लस लकड़ी की लुगदी का प्रयोग होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरेलिन तथा सॉटन। टेरेलिन तथा सॉटन कौन से रेशे हैं? पहला है प्राकृतिक रेशे, दूसरा है प्राणिज रेशे, तीसरा है रासायनिक रेशे और चौथा है मानवकृत रेशे। तो टेरेलिन तथा सॉटन हमारे रासायनिक रेशे के अंतर्गत आते हैं। टेरेलिन तथा सॉटन हमारे रासायनिक रेशे के अंतर्गत आते हैं। 3 रेशे आएंगे, कौन से हैं? प्लांट, एनिमल और मिनरल, मतलब खनिज तत्व, जिसमें सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस हमारा आता है। फिर प्राणिज रेशे, इसी प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत यहाँ एनिमल रेशे जो है वही हमारे क्या है? प्राणिज रेशे हैं। उसमें हमारे कौन कौन से आते हैं? वूल आता है और सिल्क आता है। ओके, वूल आ गया और सिल्क आ गया। मानवकृत रेशे में हमारे कौन कौन से? ये तीनों आ गए, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस रेयान और क्यूप्रामोनियम। ठीक। रासायनिक रेशे, रासायनिक रेशे में जो आपका टेरेलिन है, टेरेलिन ये कौन सा तंतु है? एक्रिलिक तंतु है। टेरेलिन कौन सा तंतु? ये हमारा एक्रिलिक तंतु। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा इसके लिए जो मेन एलिमेंट है, फंडामेंटल एलिमेंट है, उसी को आपको याद रखना है। एक्रिलिक तंतु से इसकी प्राप्ति होती है। और जो हमारा सॉटन है, एग्ज़ाम में सॉटन के बारे में कई बार पूछा गया है, तो ये सॉटन जो है हमारा वह विनाइल क्लोराइड से बनता है। किससे बनता है? विनाइल क्लोराइड से, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड से बनता है। ओके, मेरे ये चारों ऑप्शन मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशिष्ट रेशे कौन से हैं? विशिष्ट रेशे कौन से हैं? अब इनके बारे में भी मैं अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ और फिर से एक बार बताती हूँ कि क्या है। विशिष्ट रेशे कौन से रेशे हैं? ग्लास फाइबर और टेरिकॉट, टेरिकॉट और टेरीवूल, सन और ऊन, जूट और रेशम। ठीक है। विशिष्ट फाइबर, विशिष्ट फाइबर कौन से फाइबर हो गए आपके? स्पेशल। ठीक है, स्पेशल। इसको वैसे 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा परिवर्तित, कौन से रेशे? परिवर्तित रेशे। दूसरा हमारा मिश्रित, तीसरा हमारा हो गया बाल रेशे। ओके, बाल रेशे, परिवर्तित रेशे, मिश्रित रेशे एवं बाल रेशे। तो विशिष्ट रेशे में इसी के अंतर्गत आएगा। तो परिवर्तित रेशे में मतलब उसी रेशे के गुण को इन्हेंस कर देना। एग्जाम्पल इसका आपका मानवकृत रेशे आते हैं, क्योंकि उसका जो बेस एलिमेंट है, वो आपका क्या है? बेस एलिमेंट आपका कॉटन ही है। उसी कॉटन में कुछ रासायनिक तंतु या कुछ क्रियाएं ऐसे करके कुछ उसमें यांत्रिक क्रियाएं कर दिया हमने, तो फिर उसके बाद क्या? जैसे मर्सराइज्ड कॉटन, इसका उदाहरण क्या है? मर्सराइज्ड कॉटन। मतलब क्योंकि कॉटन क्या है? एक कांतिहीन रेशा है, और कांतिहीन रेशा है तो मतलब उसमें चमक नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या? मर्सराइज्ड कॉटन इसका क्या है? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद मिश्रित रेशे में आपका आता है कॉट्स वूल, टेरी वूल, ऐसा आपने बहुत सुना होगा ना, कॉट्स वूल। ठीक, तो कॉटन
प्लस वूलन। टेरी वूल मतलब टेरिलीन प्लस वूलन। टेरिकॉट मतलब टेरिलीन प्लस कॉटन, ठीक है। और बाल रेशे के अंतर्गत जो कि जितने भी एनिमल्स हेयर से पाए जाने वाले जो भी रेशे हैं वो सब क्या हैं, हमारे बाल रेशे के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये कि और यहाँ पे बात यहाँ पे है, देखिए क्या क्या फाइबर ग्लास इसमें आ रहा है स्पेशल में। स्पेशल के अंतर्गत फाइबर ग्लास आ रहा है? नहीं, फाइबर ग्लास नहीं आ रहा है। टेरिकॉट आ रहा है? टेरिकॉट हाँ आ रहा है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है टेरिकॉट और टेरीवूल। टेरिकॉट टेरिलीन प्लस कॉटन, टेरीवूल टेरिलीन प्लस वूल। ओके, टेरिलीन प्लस वूल क्या है? टेरिलीन प्लस वूल। ओके, ये हो जाता है। फिर सन और ऊन। हाँ, फाइबर ग्लास के बारे में अगर कहिए तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि फाइबर जो है ये कहाँ की देन है फाइबर ग्लास, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाए। तो ये किसकी देन है? ये अमेरिका की। फाइबर ग्लास आपका कहाँ? अमेरिका। ओके, ये अमेरिका से बना हुआ है। ठीक हो गया, फाइबर ग्लास अमेरिका की देन हो गई आपकी। और अमेरिका ने ऐसे एक 1931 में ऐसे सुंदर रेशे का निर्माण किया किसका? शीशे का। ऐसे सुंदर रेशे का निर्माण किया जिससे कि क्या हुआ? उससे ये हुआ कि मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पर लेती हूँ समझाने के लिए। ये कब की बात है? सन 1931 की। ठीक, 1931 में उसने ऐसे निर्माण 1931 में अमेरिका ने क्या किया? उसने बनाया फाइबर ग्लास। और क्या बहुत ही पतला और मुड़ सकने वाला था ये। और इसमें प्रयोग किसका किसका किया गया? सिलिका का। सिलिका, बालू, बोलती रहती है तो सिलिका, बालू, लाइमस्टोन, सोडा ऐश, लाइमस्टोन, सोडा ऐश, सोडा ऐश और आपका बोरेक्स पदार्थों की आवश्यकता होती है। और क्या रहता है साथ में? बोरेक्स पदार्थ। बोरेक्स पदार्थ की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद और इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे? बस वही सेम प्रक्रिया, मिलाकर पिघलाकर स्प्रिंगरेट से निकालेंगे, सुखाएंगे और क्या बन जाएगा? हमारा ग्लास फाइबर की प्राप्ति हो जाएगी। ओके, और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिएस्टर से निर्मित रेशा होता है। पॉलिएस्टर से निर्मित रेशा होता है डेक्रॉन, नायलॉन, ऑरलॉन और टेरिलीन। तो पहला है आपका डेक्रॉन। डेक्रॉन क्या है? डेक्रॉन के बारे में ये जो है यही हमारा करेक्ट आंसर है। डेक्रॉन किससे बना हुआ होता है? डेक्रॉन पॉलिएस्टर तंतु से मिलकर के बनता है। तो करेक्ट आंसर है इसका डेक्रॉन। नायलॉन, टेरिलीन और ऑरलॉन, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही रासायनिक रेशे हैं। या जैसे हम कहें कि कृत्रिम तंतु के बारे में बात करें तो ये क्या है? एक रासायनिक रेशा है। डेक्रान की बात अभी हमने आपको बताई कि पहले इसका नाम टेरिलीन था, फिर टेरिलीन के बाद इसका नाम बाद में अमेरिका के लोगों ने क्या रखा? इसका नाम डेक्रॉन रखा। और ये किससे बना हुआ होता है? डेक्रॉन पॉलिएस्टर से निर्मित तंतु है। और पॉलिएस्टर की प्राप्ति किससे होती है? पेट्रोलियम से। पॉलिएस्टर की प्राप्ति कहाँ से होगी आपकी? पेट्रोलियम से पॉलिएस्टर की प्राप्ति। और डेक्रॉन किससे बना हुआ होता है? पेट्रोलियम से बना हुआ होता है। और फिर उसके बाद दूसरा है आपका नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन जो है हमारा टेरिफेथिलिक अम्ल तथा अल्कोहल की क्रिया से पॉलीमराइजेशन के द्वारा नायलॉन का निर्माण होता है। ठीक, कौन से अम्ल किसकी हम बात किए कि इसको आपको याद रखना है? टेरिफेथिलिक अम्ल
तथा एल्कोहल की अभिक्रिया, कौन सी? टेरिफेथिलिक अम्ल तथा एल्कोहल से अभिक्रिया करके, टेरिफेथिलिक अम्ल मतलब एक एसिड होता है आपका टेरिफेथिलिक एसिड, और फिर प्लस एल्कोहल से अभिक्रिया करा करके किसका निर्माण किया जाता है? आपके नायलॉन का निर्माण किया जाता है। उससे नायलॉन सॉल्ट बनता है, फिर उसके बाद पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है, फिर उससे रिबन बनाए जाते हैं, फिर रिबन को छोटे छोटे चिप्स में काटा जाता है, फिर उसकी मेल्टिंग की उसको गलाया जाता है, और जब एक विस्कस घोल की प्राप्ति होती है फिर उसको स्पिनरेट से निकाल लेते हैं। तो ये किसकी, ये पूरी हो गई आपकी, ये आपकी नायलॉन की, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग आपको बता दी। फिर नेक्स्ट है आपका टेरिलीन। टेरिलीन क्या है? टेरिलीन भी एक तरह का एक्रिलिक तंतु है। टेरिलीन कैसा तंतु है? यही आपको याद रखने वाली चीज़ है, कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है, यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टेरिलीन जो है आपका एक्रिलिक तंतु है, इच्छानुसार इसे आकार एवं रूप दिया जा सकता है। फिर लास्ट ये है, फोर्थ ऑप्शन में आपका आता है ऑर्लॉन। ऑर्लॉन क्या है? ऑर्लॉन आपका जो है ये भी एक एक्रिलिक तंतु है, और इसे भी अपनी इच्छा के अनुसार मतलब कि ढाला जा सकता है। और इसकी खासियत क्या है? इससे गर्म तथा, ऑर्लॉन से क्या? गर्म तथा हल्के वस्त्र बनाए जाते हैं। गर्म तथा हल्के वस्त्र, ओके, गर्म तथा हल्के वस्त्र बनाए जाते हैं। ये आपको चारों क्लियर हो गए होंगे, डेक्रॉन, नायलॉन, टेरिलीन, ऑर्लॉन। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाइल क्लोराइड से बनता है। विनाइल क्लोराइड से बनता है, अभी मैंने बात की थी किसकी, अभी आपको याद आ जाएगा, डेक्रॉन, नायलॉन, सॉटन, टेरिलीन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है वो है हमारा सॉटन। विनाइल क्लोराइड किससे बनता है? सॉटन से बनता है, तो सॉटन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, फिर उसके बाद डेक्रॉन की बात, अगर हमने याद कराया आपको, डेक्रॉन किससे बनता है? यहाँ पे ये पीछे मैं सारा लिख चुकी हूँ, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में कर दे रही हूँ। पॉलिएस्टर से निर्मित तंतु है। और आपका नायलॉन क्या है? ये पॉलीमाइड से बनता है, पॉलीमर है, ये पॉलीएमाइड से नायलॉन बनता है। टेरिलीन क्या है? टेरिलीन आपका ये क्या है? एक एक्रिलिक तंतु है, एक्रिलिक तंतु है, एक्रिलिक रेशा है टेरिलीन। और सॉटन का बता ही यहाँ पे दिया हुआ है, विनाइल क्लोराइड से बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होता है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ग्लास कौन सा रेशा है? ओके, फाइबर ग्लास कौन सा रेशा है? प्राणिज, खनिज, रासायनिक कृत्रिम, मानवकृत कृत्रिम। तो इसको जो इसका जो बेस मटेरियल है, वो बेस मटेरियल हमें क्या है? सैंड है, सिलिका है, और आपका जो मैंने इसमें फाइबर ग्लास में बताया था कि सिलिका है, बालू है, लाइमस्टोन है, सोडा ऐश है तथा बोरेक्स पदार्थों का। तो इसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, और केमिकल्स का यूज़ करने के बाद इसका निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी है, रासायनिक कृत्रिम। प्राणिज के अंतर्गत हम लोग जानते हैं, प्राणिज के अंतर्गत हमारे कौन से आएंगे? एनिमल फाइबर में सिल्क और वूल आते हैं। खनिज में सोना चांदी एस्बेस्टास आता है। मानवकृत कृत्रिम में हमारे विस्कस रेयॉन और ये सब आते हैं। तो एक आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी मजबूती, चिकनेपन, कोमलता, आकर्षक चमक, विलक्षण अदृढ़ता, उत्कृष्टता, लचीलापन तथा सुंदर ढंग से लटकनशीलता की विशेषता के कारण किसे सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर डेक्रॉन को, रेशम को, नायलॉन को, पॉलिएस्टर को। इसका क्या हो जाएगा? वस्त्रों की रानी की बात होती है तो हमारा कौन सा आंसर होगा? रेशम। ठीक, रेशम वस्त्रों की रानी है। और डेक्रॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है पीछे की क्वेश्चन में। ओके, फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें
95% फाइब्रिन तथा सेरेसिन और शेष 5% मोम या वसा के लवण ऐश होते हैं। तो इसका भी आंसर हमारा क्या होता है? इसका आंसर हमारा होता है डेक्रोन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेशम। तो आप सभी जान गए होंगे कि इसका आंसर रेशम होता है, क्योंकि फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन ये हमारी प्रोटीन है, ओके। और सेरेसिन क्या है? ये कौन सी? गम है, ओके। ये आपको भूलना नहीं है। फाइब्रिन नामक प्रोटीन और सेरेसिन नामक गम किसमें प्राप्त होती है? रेशम में, ओके। और ये सारे हमारे कृत्रिम तंतु हैं, तो इसमें ऐसी कोई प्रोटीन और इन सब की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये सब कृत्रिम है, मतलब कि केमिकल्स हैं, तो इसमें ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ये हमारे क्या है? प्राकृतिक है, इसलिए इसमें ये पाया जाएगा। इसका परसेंटेज भी आप देख लीजिए। पर्दे, ड्रेपरी तथा अन्य घरेलू फर्निशिंग का नहीं सिकुड़ने वाला श्वेत रेशा क्या है? पर्दे, ड्रेपरी तथा उसका घरेलू फिनिशिंग का नहीं सिकुड़ने वाला श्वेत रेशा कौन सा होता है? वेरल होता है, नायलॉन होता है, जैफरान होता है, डायनेल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वेरल, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होता है वेरल। वेरल एक ऐसा तंतु है जो कि ना तो सिकुड़ता है। यह एक कैसा रेशा है? वेरल क्या है? कृत्रिम रेशा है, ठीक है, कृत्रिम रेशा है। और साथ ही साथ ये क्या है? ताप सुनम्य रेशा है, ठीक है, ताप सुनम्य रेशा है, ठीक। और ये क्या है? इस पे जो फिनिशिंग की जाती है कपड़े के समय, जो परिसज्जा दी जाती है, वो कौन सी? क्रीज रेसिस्टेंस की परिसज्जा दी जाती है। और इससे बने हुए तंतु की खासियत यही होती है कि ये अपने स्थान पर वापस नहीं आते, जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में बने रहते हैं। नायलॉन, डायनेल, जैफरान ये सभी कृत्रिम तंतु के उदाहरण हैं। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। और आप इस क्वेश्चन की मैंने फुल एनालिसिस सारे क्वेश्चंस की हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखें, समझें, पढ़ें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी सीरीज़ आपको कैसी लग रही क्वेश्चन आंसर की, जिससे कि मैं डेली अपना क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आती रहूं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ओके। Okay, thank you.